वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव बार बार नहीं होंगे तब जवान सरहदों की सुरक्षा कर पाएंगे, एक शिक्षक शिक्षण कर पाएगा, एक चिकित्सक इलाज कर पाएगा और मूलतः नेता कैंपेन की जगह लोकतंत्र की जवाबदेही ले पाएंगे। देश की मैन पावर जो है वो हम भी हैं, देश का युवा है, देश का जेन जी है। लोकतंत्र के मंदिर में लोग खुश होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन इज द प्रोसेस फॉर विकसित भारत 2047 और हमारे सिटीजन्स के सपनों को साकार करने के लिए देश का युवा वन नेशन वन इलेक्शन और वन डेस्टिनी में बिलीव करता है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द 21st सेंचुरी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर चुनाव राजनीति के लिए नहीं होता है, जनता देश का भविष्य तय करती है और यहाँ पर हर समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर 5 साल तक आपको किसी को वोट ना करना पड़े, कोई चुनावी शोर आपके घर तक ना पहुंचे, कोई चुनावी स्लोगन आपको सड़कों पर ना सुनाई दे, तो आपको खुशी होगी या डर लगेगा? लेकिन ठहरिए, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा भारत में पहले हो चुका है। 1951-52 से लेकर 1967 तक ये ही प्रावधान था कि लोकसभा और राज्यों के सभी विधानसभा चुनाव एक समय पर किए जाते थे। तो अब सवाल ये है कि जब उस समय ये संभव था, तो आज जब भारत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, उसके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, उसके पास बेटर सिस्टम है, तो अब ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों भारत का जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ चुनाव में लगे, डेवलपमेंट में ना लगे? तो चलिए हम बात करते हैं देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में, देश के भविष्य से यानी जेनजी से, क्योंकि जेनजी आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे भारत में। हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं देश का युवा। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप सबको पता है? कौन बताएगा मुझे क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो ये भारत सरकार की वो योजना है जिसमें सरकार ये बताना चाहती है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस दोनों को हम साथ में कराएंगे, यानी कि इलेक्शंस को एक सूत्र में बांधने की एक पहल करी जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ वित्तीय कारण नहीं कि पैसे की कमी है या पैसे हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगाने हैं। बहुत सारे मायनों में हमें इलेक्शंस की वजह से अलग अलग दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम सरकार लेकर आई है। बेसिकली ये पहल ये कहना चाहती है कि हम एक लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं हमारी जनता को कि बार बार आप इलेक्शन के साइकिल में फंसे मत रहिए, बल्कि डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, यानी कि 5 साल में इलेक्शन और उसके बाद सिर्फ विकास की बात। क्योंकि इलेक्शन जब होता है तो आचार संहिता लगती है, जिसके बाद से जो डेवलपमेंट है, जो लॉन्ग टर्म वर्क है, वो रुक जाता है। आप बताइए, विपक्ष जो है रोता हुआ नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है देश में तो जो रूलर पार्टी है यानी कि बीजेपी है, जो भारत सरकार है, उसको कोई हटा ही नहीं पाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर इसमें पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो शायद उनकी कॉन्फिडेंस इस तरीके का लो है, इस कारण से वो बोल रहे हैं। तो एक वो पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, पॉलिटिकल बयानबाजी हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि किसी छोटे जिला में अगर ऐसी काम में रुक जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रुक जाए, तो कितना इम्पैक्ट जो एक कॉमन गरीब इंसान है उस पर क्या बीतेगी। आप बताइए कि विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है, वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो जो नेशनल मुद्दे हैं उनके पीछे जो है रीजनल मुद्दे छिप जाएंगे। जी देखिए, ये तो सरासर पॉलिटिकल बयानबाजी है, क्योंकि पहले जो 4 जनरल इलेक्शन देखे गए थे लोकसभा के, तो उसमें भी साइमल्टेनियसली इलेक्शन हुआ करते थे। और उसमें देखा जाए तो मद्रास में जो पहला चुनाव जो 1967 में जो हुआ था, उसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन तभी पहली रीजनल पार्टी डीएमके वो चुनाव जीत के आई थी। उसी प्रकार से अकाली दल पंजाब में एज अ पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज करी थी। रीजनल पार्टीज दब जाएंगी, बल्कि इससे कहीं ना कहीं उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त होगा, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं उनका देखा जाए तो एक एडीआर करके इंस्टीट्यूट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो उन्होंने मई 2026 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये बताया गया कि 51% जो इनकम है जो रीजनल पार्टीज़ की वो घट गई है, और वो 250 करोड़ उनका एक्सेसिव स्पेंडिंग हो रहा है, जिससे वो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा। तो अगर 3 चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो उनसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा रीजनल पार्टी। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो बार बार चुनाव कराती रहे या बेहतर गवर्नेंस पर ध्यान दे?
ऑफ कोर्स हम लोगों को ये स्टार्ट और स्टॉप का गवर्नेंस नहीं चाहिए एज दी जेंजीज ऑफ दिस नेशन। और हमें ये नहीं चाहिए कि हर बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे और हर बार हमारा डेवलपमेंट रुके। हम चाहते हैं कि जो पॉलिसीज़ हमारे जॉब के लिए बनाई गई थी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई थी, वो उस पर फोकस करें, ना कि बार बार रुके। पिछले 5 साल में लगभग 600 बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस देश में लगा है, मतलब 2 साल हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वेस्ट हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ इस एमसीसी के आने से हमारे देश में हो जाते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट को और गवर्नेंस को रोकते हैं। एज दी जेंजी हमारा वन नेशन वन इलेक्शन एंड वन शॉट एट डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा मेन फोकस। एंड हम अभी भी यही सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ONOE पे फोकस करें। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हमारी सरकार बार बार चुनाव करने में बिजी हो जाती है, जिसकी वजह से विकास रुक जाता है, ये जो काम चल रहा है डेवलपमेंट का वो रुक जाता है। तो जेंजी क्या कहता है, जेंजी को क्या चाहिए? देखिए, एक बतौर जेंजी होने के नाते मैं साफ तौर पे देख सकती हूँ कि जब भी चुनाव होते हैं तो पूरा वर्ग जो है, जो कामकाजी वर्ग है, वो इन सभी चीज़ों में लग जाता है। हमेशा मैं अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियाँ याद करती हूँ जो कहती है कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, बनेगी बिगड़ेगी, मगर यह देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और इस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी नींव है वो चुनाव है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी दौर में भी हर समय चुनाव ना हो, तब जाके विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बन पाएगा। तो अगर हमें इस देश का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनाना है तो चुनाव को एक नियमित रूप से कराने की आवश्यकता है। अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 30 साल में हर वर्ष प्रतिदिन चुनाव हो, मतलब हर वर्ष में एक साल भी ऐसा नहीं बीता जब चुनाव नहीं हुए। तो ये बहुत गलत है। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मेरे पिताजी स्वयं सरकारी कर्मचारी है, वो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा हम चुनावी चीजों में ही व्यस्त रहते हैं। 19% तक शिक्षा इसके कारण कम होती जा रही है, तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना होगा। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि सरहदों पर तनाव है क्या, देखो देश में चुनाव है क्या। क्षेत्रवाद, जातिवाद जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। तो हमें देखना होगा कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि जब चुनाव हो, वैसे भी एक देश एक चुनाव की जब हम बात करें तो हम एक साथ सारे चुनाव नहीं करवा रहे हैं, चरण अलग अलग होंगे। तत्पश्चात हमें यह भी देखना होगा कि हम लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करा रहे हैं, लेकिन हम पंचायती राज के चुनाव फिर से अलग कर रहे हैं। वो 100 दिन के भीतर में समाप्त होंगे। 1.35 लाख करोड़ का खर्चा तो 2024 के चुनाव में हुआ, वह 12,000 करोड़ तक सिमट कर रह जाएगा। तो हम 1.1% तक महंगाई कम कर सकते हैं, 1.5% तक हम हमारी GDP की ग्रोथ कर सकते हैं। एक जेनजी से ज्यादा क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि देश में विकास हो, देश का विकास होना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बोला कि इस पे जो है बहुत बड़ा सिस्टम लग जाता है, एक जो है पूरी टीम लग जाती है, पूरी सिक्योरिटी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पूरे सब इसमें लग जाते हैं पूरे सिस्टम में, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें जो है डिस्टर्ब होती है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या चाहिए? जी, मेरे को तो मतलब वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम देखते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ करें तो कहीं ना कहीं पब्लिक सर्वेंट हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो पब्लिक सर्वेंट का मेन टास्क है पब्लिक को सर्व करना, ना कि इलेक्शन में बार बार जाना। अब जैसा देखा गया है तो इसके 3 इंप्लीकेशन, जैसे अभी मेरे साथी ने बताया था GDP के बारे में, तो एक एस्टिमेशन किया गया था कोविन कमेटी के अंडर कि 4.5 लाख करोड़ का GDP में इजाफा होगा। अगर 4.5 लाख करोड़ को मैं अभी के हिसाब से देखूँ तो हमारे एजुकेशन बजट का लगभग 1/3 हिस्सा, हमारे पूरे हेल्थ बजट का लगभग आधा हिस्सा हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा बढ़ेगा, जो कि पब्लिक को अल्टीमेटली हेल्प करेगा। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो पब्लिक को सर्व कर पाएंगे बेटर। और जैसा कि देखा गया, अभी बात उन्होंने करी 1.35 लाख करोड़ से 12,000 करोड़ तक सिमटना, तो ये दिखाता है कि जो खर्चा आपका एक टाइम पे इतना ज़्यादा हो रहा है, वो खर्चा कहीं ना कहीं पब्लिक स्पेंडिंग में यूज़ होगा। पब्लिक स्पेंडिंग में यूज़ होगा तो हमारे लिए अच्छा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे लिए बेटर फैसिलिटीज़ होंगी, और अल्टीमेटली वो चीज़ हमें सर्व करेगी। जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमें डेवलपमेंट सेंट्रिक चाहिए, ना कि इलेक्शन सेंट्रिक चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो अभी कुछ कमियां रह गई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य, चाहे वो शिक्षा है, तो उस पर जो है गवर्नमेंट ध्यान दे पाएगी, काम कर। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना कि हमें चुनावों के बीच शासन करने वाला लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र मतलब शासन के बीच चुनाव करने वाला लोकतंत्र नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि इनको जो है चुनाव हर साल नहीं चाहिए, चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र पर्व है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमेशा जो है चुनाव ही होता रहे, देश में काम हो ही नहीं। और इस वजह से खर्चा बहुत बढ़ जाता है। खर्चे की अगर बात करें तो हर साल बहुत बड़ा भार जो है देश पर आ रहा है, गवर्नमेंट पे आ रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं? जी, अगर हाँ हम देखें जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो एस्टिमेटेड सेविंग्स है वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से, उससे हम बहुत से डेवलपमेंटल वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा डेटा बताऊं, हम 4 लाख करोड़ की जो बचत कर रहे हैं उसमें हम 50 नए IIT,
60 नए एम्स, 100 से ज़्यादा स्कूल्स, 10 हाईवे और 30,000 से ज़्यादा एम्बुलेंस चला सकते हैं। हर साल हम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट जो हो सकता है उस पोटेंशियल को बर्बाद कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे हमारी जो डेमोक्रेसी की ये पाइपलाइन है ना, एक लास्ट माइल तक सर्विस डिलीवरी की, उसका टैप या स्विच बार बार बंद कर दिया जाता है। ये एमसीसी पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से, और इसकी वजह से हम देखते हैं जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। और ऐसा नहीं है ये पहले नहीं हुआ था, जैसा आपने खुद बोला, देयर इज अ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। 1960 तक 2 साइकिल्स ऑफ इलेक्शंस हो चुके हैं इसी मॉड्यूल के अंतर्गत, और देर इज डेफिनेटली द सिस्टम इन प्लेस, तो क्यों नहीं फिर से कर सकते हैं। हाई लेवल कमेटी हमें बताती है 83% लोगों को लगता है कि बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं बहुत से और भी देश हैं, स्वीडन, ब्राज़ील, फिलीपींस, वियतनाम, ऐसे बहुत से देश हैं जो इसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो जब हमें विकसित भारत बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो बेयर मिनिमम तो हम ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि हमारा भारत का जेंजी कितना रिस्पॉन्सिबल है, पूरा डेटा जो है वो लिख के लेके आई हैं, पूरा कैलकुलेट करके लेके आई हैं। क्या नाम है आपका? काव्या सिंह। काव्या जी, आपको कब लगा कि ये सब होना चाहिए? क्या आपने कमी महसूस की है देश में, देश के विकास में, या कुछ सिस्टम में? देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत से चेंजेस पिछले रीसेंट पास्ट में हमने देखा है जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थे, जो लोगों को लगता था शायद हो भी नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने जब डिजिटल इंडिया की बात की और हमने देखा कि कैसे हम यूपीआई को लागू कर सकते हैं, तो उस समय लोगों ने बोला ये कैसे होगा, इंडिया में तो डिजिटल लिटरेसी नहीं है, फिर भी हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। ऐसे बहुत से रेवोल्यूशनरी कदम हम लाए। तो मुझे ये लगता है कि अब हम उससे और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कदमों को एक साथ एक तरह से क्वांटम लीप में ले जाने की हम एक बात कर रहे हैं। वी आर कन्वर्जिंग ऑल द डेवलपमेंट एंड वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, आई फील, इज वन नेशन वन इलेक्शन। आप क्या फील करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? जिस तरह से विपक्ष जो है कह रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जनता को मुद्दे नहीं पता चलेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगी रीजनल मुद्दे में और नेशनल के मुद्दों में, तो क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मुझे लगता है कि सबसे पहले कि कन्फ्यूजन की यहाँ कोई बात नहीं है। जिस तरीके से कोविंद कमेटी ने 2 फेज़ में इसको एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया है। फेज़ 1 के अंदर तो हमारे लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ होंगे, और फेज़ 2 के अंदर बाकी सारे इलेक्शन को कंसोलिडेट करा जाएगा और 100 दिनों के अंदर वो हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन प्लान है हमारा, इसकी वजह से सभी लोगों को क्लैरिटी होगी, और हमारी देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि हमारे लीडर्स को हम नहीं चुन पाए। जैसा हमने देखा था कि उड़ीसा के इलेक्शन में आप सभी को पता है कि क्या हुआ था। हमारी जनता जानती है कि उन्हें किस तरीके के लीडर्स चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे। इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी बढ़ती हुई ही दिखेगी। और जैसा कि कोविंद कमेटी के अंदर एक रिसर्च है जिसके अंदर लिखा है कि 1.1% पॉइंट से इन्फ्लेशन रिड्यूस भी होगा। इनफैक्ट ब्लैक इकोनॉमी जो चल रही है उस पर भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। जैसे एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि 849 करोड़ का इलीगल कैश जो था वो पकड़ा गया। 2000 करोड़ रुपए के फ्रीबीज बांटे जाते हैं, उन पे एक कंट्रोल आएगा जो कि होना चाहिए, और वही हम टैक्स पेयर्स के पैसे को बचाएगा और हमें एक बेटर नेशन की तरफ लेके जाएगा। जब एक चुनाव होता है तो जनता क्या देखती है, जेंजी क्या देखता है? नेता देखेगा, पार्टी देखेगा, या डेवलपमेंट देखेगा? देखिए, एक देश का जो आम नागरिक है, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा ये विचार है कि देश में एक समय पर चुनाव हो और राजनीति सिर्फ एक चुनाव के समय हो, और बाकी 5 साल जो है उस समय विकसित भारत के लिए रणनीति बने, काम हो। तो देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई बच्चा, जैसे हम लोग यंग हैं, कुछ अर्न करते कमाते हैं तो अपने पे खाते पीते उड़ाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा, जब परिवार उसका होता है, शादी होती है, जब उसके बच्चे होते हैं, तो वो सोचता है कि जो फालतू की जो चीज़ें हैं जो हम खर्च करते थे व्यर्थ में, हाँ, व्यर्थ जो करते थे उसको कैसे बचाएं, वो उसको कटौती करके कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई में, परिवार की भलाई के लिए हम उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करें। तो जैसे वैसे ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं अपने, तो इस देश के मुखिया हैं, और इस देश के मुखिया होने के नाते उन्होंने एक सोचा, एक विचार लाया कि इस देश में जो
लंबे समय से एक जो चुनाव की जो सिलसिला है, कभी 6 महीना पहले हुआ, फिर चुनाव हुआ, फिर 6 महीने के बाद दूसरा चुनाव हो रहा, तो हमेशा एक साइकिल बना रहता था। देश जो भारत चुनाव के देश के रूप में जाना जाता था। अभी और चुनाव सभी पार्टियां जो है लगभग चुनावी तैयारियों में बिजी रहती हैं। ये तो सही बात है कि एक चुनाव खत्म हुआ, चलिए जी बोरिया बिस्तर बांधिए, चलिए कलकत्ता चलना है, कलकत्ता खत्म हुआ, चलिए जी भोपाल चलना है, भोपाल खत्म हुआ, चलिए जी लोकसभा चलना है, लोकसभा खत्म हुआ, हरियाणा चलना है, हरियाणा खत्म हुआ, चलिए दिल्ली आना, दिल्ली चलिए बिहार चलिए। तो एक सिलसिला जो चलते रहता है, तो वो बदलना चाहिए। और जो पैसा जो बर्बाद हो रहा है, अपना देश का पैसा, हमारा पैसा है, इस देश का युवा का पैसा है, मतलब कि अगर हमारा देश है तो इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम नहीं आवाज़ बनेंगे तो कौन बनेगा। तो ये समय है, सही समय है, उचित समय है देश के लिए सोचने का। और देश का जो इतना पैसा, जो इतना अर्थ जो है बर्बाद हो रहा है, उस क्षेत्र में ये पैसा लगे तो एक राष्ट्र एक चुनाव कहीं ना कहीं से एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा, जिससे हमारा देश 2047 में विकसित भारत बनकर रहेगा। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो चुनाव है, चुनाव पर जो है सभी पार्टियों का फोकस रहता है कि जीतना कैसे है। रणनीति जो है पूरी सरकार की हो, चाहे पक्ष की हो, विपक्ष की हो, सबकी सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी पूरी रणनीति इसी पे रहता है कि चुनाव कैसे जीतना है, और विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। आप क्या कहते हैं इस बात पे? अभी लगभग 1952 में जब संविधान लागू हुआ देश में, तब से लगातार चुनाव होते रहे हैं देश में। कभी ऐसा हुआ है कि एक साथ चुनाव हुए हैं, लगभग 4 चुनाव 1967 तक लगभग एक साथ चुनाव हुए। इसके लिए इसमें कई बार ऐसा हुआ, जैसे 1957 का अगर हम उदाहरण देखें तो बिहार, बंगाल, मैसूर, बॉम्बे, इन सब जगहों के विधानसभाओं को पहले भंग कर दिया गया था, क्योंकि टेन्योर पूरा नहीं हो पा रहा था, एक साथ चुनाव कराने में मुश्किल हो रही थी, तो पहले ही भंग कर दिया गया था और एक साथ चुनाव कराए गए थे। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाते हैं अभी कि क्या बहुत अभी अलग अलग, जैसे अभी बिहार में चुनाव 2025 में हुए, उसका टेन्योर 2030 तक है। लोकसभा चुनाव 2024 में हुए, उसका टेन्योर 2029 तक है। बहुत लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि क्या इन सब टेन्योर को कम कर दिया जाएगा, ये तो गलत हो जाएगी। तो उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि ऐसा पहले भी हो चुका है, 1957 में हुआ है और ये पहली बार नहीं है। और एक देश अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है भारत की, देश की। जब उस वक्त संभव था तो आज तो हो ही सकता है। अभी ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये कोई नया विचार लेके नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव हुआ, फिर बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद फिर हरियाणा, महाराष्ट्र का हुआ है, फिर अभी बंगाल में चुनाव हुए, इसके बाद फिर पंजाब में चुनाव होंगे। तो क्या देश हमेशा ऐसा लगता है कि देश में चुनाव नहीं हो रहे हैं? चुनावों के अंदर देश फंसा हुआ है। आज एक चुनाव खत्म हुआ, कल दूसरा चुनाव है। तो इस तरह से ना डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता। एकदम शॉर्ट टर्म रणनीति बनती है सरकारों की कि कैसे हमें अगला चुनाव जीतना है, ये नहीं कि 5 साल में देश को कहाँ लेके जाना है। इस पर कोई पार्टी राजनीति नहीं करती कि हम अगले 5 साल में देश को यहाँ लेके जाएंगे, अगले चुनाव तक हम कहाँ लेके जाएंगे, इससे ज़्यादा बात नहीं करती। तो कुछ जी हैं हमारे साथ, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, भारत भी आपकी तरह ऐसे मुस्कुराता रहे तो क्या होना चाहिए भारत? भारत में बहुत चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। हम बहुत पुराने प्रोसेस, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जो वक्त के साथ बदलनी चाहिए। तो उन्हीं में से एक व्यवस्था है वन नेशन वन इलेक्शन। तो हम वन नेशन वन इलेक्शन के इसलिए फेवर करते हैं युवा देश के, क्योंकि हमें पता है, हमने सारी स्टडी करी है कि इससे हम कितने पैसे बचा सकते हैं, गवर्नमेंट की कितनी मशीनरी लगती है। और सबसे बड़ा अपोजिशन का ये चैलेंज होता है, वो बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचेगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, अभी 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसके साथ हमने 4 राज्यों के चुनाव भी कराए थे, तो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर को चोट नहीं पहुंची। और वन नेशन वन इलेक्शन से पावर ऑफ ट्रांसफर नहीं होना है, सिर्फ एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन होना है जो पहले से एग्जिस्ट करता था। पहले होता था 1952 से 67 तक हमने किया, तो हम उसको अभी भी कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा जो हमारे पैसे बचेंगे, 1.5% की जीडीपी बढ़ेगी। जो रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट बताती है 1.5% जीडीपी होती है 5 लाख करोड़। आप सोचो, हमारा मंगलयान गया था वो 450 करोड़ का था। अब 5 लाख करोड़ से हम क्या क्या कर सकते हैं? अपनी टेक्नोलॉजी, भारत कितना आगे बढ़ सकता है, युवा कितना आगे कुछ कर सकता है, स्कूल्स बनेंगे, मास मिशन पे जा सकते हैं, स्पेस में हम टेक्नोलॉजी में, ओलंपिक्स में हम कितना पीछे हैं। चाइना जीतता है 200 गोल्ड, हम जीतते हैं सिर्फ 1-2 गोल्ड में, हम बहुत खुश होते हैं। जबकि ये हमारे देश में स्किल्स की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर गली से आपको एक नया टैलेंट, एक उभरता हुआ सितारा निकले। और इंडिया इज द हब ऑफ टैलेंट, बट ये कि उनको मौके नहीं मिल पाते। गांव वाले लोगों का सोचो, जो रूरल इंडिया में रहते हैं, उनके पास मौके नहीं है, उनको पता नहीं है। अगर ये 5 लाख करोड़ बचा के इंडियन गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट करे इन द राइट प्लेसेस, तो हम कितना आगे जा सकते हैं। जीडीपी हमारी बढ़ेगी, हमारे ओलंपिक मेडल्स बढ़ सकते हैं, हमारी शिक्षा में कितना सुधार हो सकता है, आप ये सोचिए।
और दूसरा मैं एक और फ़ायदा बताता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन का। हम युवा हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी से हम इसमें पार्टिसिपेट करें वोटिंग देने में। अगर मैं बैंगलोर में काम कर रहा हूँ, मेरा डोमिसाइल दिल्ली का है, तो मैं बैंगलोर से 3 बार तो नहीं आऊँगा अपने लोकल इलेक्शंस में, स्टेट असेंबली के जनरल इलेक्शन में। एक बार आ सकता हूँ क्योंकि मेरी इनिशियल सैलरी इतनी नहीं होगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक बार में चुनाव होंगे, तो शायद मैं एक बार आके ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाऊँ। देखिए, बहुत बड़ी समस्या इन्होंने सामने रखी है कि अगर बार बार इनके क्षेत्र में चुनाव होता रहेगा और ये बाहर काम कर रहे हैं, तो ये बार बार वोटिंग करने के लिए नहीं आ पाएंगे। ये फिर सिर्फ एक कोई बड़ा चुनाव होगा या बहुत ज़रूरी चुनाव है तो उसी में एक दो में हिस्सा ले पाएंगे, सभी चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा। तो अब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो विपक्ष को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो विपक्ष जो है यहाँ पे कहता हुआ नजर आया है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो रूलिंग पार्टी को कोई हटा ही नहीं सकता है और इसमें नेशनल मुद्दे ऊपर आ जाएंगे और जो रीजनल मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? देखिए, विपक्ष जो है पिछले 12 सालों से जिस प्रकार से उसको असफलता पे असफलता पे असफलता मिल रही है, तो वो क्या करता है, जैसे एक नालायक बच्चा होता है, मतलब एक बच्चा होता है तो परीक्षा में जब फेल हो जाता है तो कहता है कि क्वेश्चन पेपर था बहुत टफ था, तो बाहर से आया, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस ऐसा बोलता है, ऐसा आरोप लगाता है। तो वैसी ही स्थिति आजकल विपक्ष की हो गई है। जब चुनाव हारे, चुनाव में सफलता नहीं मिली तो ईवीएम पे दोष लगा दो। अब जब देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, जब जान रहे हैं कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, तो भाई आप एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करो कि कैसे एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं हो, देश का विकास बाधित हो। और यही विपक्ष है, जब ये लोग सब सत्ता में थे, जो तमाम जो आज सरकार फैसले ले रही है उसका ये लोग एक समय समर्थन करते थे, वो कहते थे होना चाहिए। लेकिन जब आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कठोर से कठोर फैसले लिए जा रहे हैं, जो लोग कहते थे कि धारा 370 हटेगा तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, धारा 370 तो हट ही नहीं सकता है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त कर दिया, कूड़े के ढेर में फेंक दिया, कि कहा एक इच्छा शक्ति दिखाई कि ये मजबूत सरकार है, कठोर फैसले लेना जानती है। और वही बात देश के हित में काम करना, देश के हित में काम करना चाहिए। और वही समय की मांग अभी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से एक देश में नारा था शुरू से कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो समाप्त हुआ, वो दौर खत्म हुआ। तो इस देश में भी एक समय पर एक राष्ट्र एक चुनाव होकर रहेगा और पूरा देश इसके पक्ष में है। पूरा देश चाहता, कौन नहीं चाहेगा कि भाई मेरे देश का पैसा बचे, कौन नहीं चाहेगा कि उस पैसे से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा देश अभी 2047 में विकसित भारत बने। तो इस एक देश के हर जनमानस की मांग है कि इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए और ये होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में दिखा है जेनजी, क्योंकि इनको चुनाव माहौल नहीं चाहिए, इनको चाहिए भारत का डेवलपमेंट, भारत का विकास। आप क्या चाहते हैं? नमस्कार सभी को। मैं एज अ जेनजी मैं क्लियरली ये चीज़ मानता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन इज़ द सल्यूशन ऑफ द 21st सेंचुरी। हम स्पेशली जेनजीज हमने देखा है कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म पॉलिसी गेन्स के लिए फ्रीबीज और ये सरकारें ये ऐसी पैंतरे अपनाती हैं ताकि लोग को वो लुभा सके। लेकिन हमें ये समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में हम जो कि देश के जिम्मेदार नागरिक है, हमारे लिए सरकार कोई फ्रीबीज की योजना ना लाए, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर फोकस करें। और जब हम विकसित भारत 2047 का बात करते हैं, तब वन नेशन वन इलेक्शन इज द प्रोसेस फॉर विकसित भारत 2047। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, वहाँ पर 2019 से 2024 के बीच में कम से कम 150 दिन का एमसीसी लगा हुआ था, जिसके कारण काफ़ी सारे वर्क पेंडिंग हो गए और कम से कम 450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स एमसीसी के कारण एडवर्सली इम्पैक्ट हुए थे। और चुनाव अच्छे से हो सके इसके लिए सारे रिसोर्सेज जो है पश्चिमी बंगाल में लगा दिए।
जी बिल्कुल, और सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं है, जैसा हमारे साथियों ने बताया किस तरीके से इलेक्शन पे इलेक्शन होने के कारण जो विकास का कार्य है वो एडवर्सली इम्पैक्ट हुए थे। और मैं आपको दूसरे स्टेट का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। महाराष्ट्र में कम से कम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट्स हैं, मुंबई मेट्रो की प्रोजेक्ट्स है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट हुए। और तेलंगाना में कम से कम 5,500 के मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी एमसीसी के कारण उसके कॉस्ट बढ़ गए, जिसके कारण प्रोजेक्ट ठप रह गई। और मेरा क्लियरली मानना है कि इस देश का युवा भले ही 20% हो आज के समय, लेकिन ये 100% देश का फ्यूचर है। और इसीलिए हम जैसे युवा, हम क्लियरली इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन तो है ही, हम सब वन डेस्टिनी में बिलीव करते हैं। और ये जेनजी का नारा है, और 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है वो वन नेशन वन इलेक्शन के ही थ्रू जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमने इस जेनजी के विचार जाने। वो चाहते हैं कि चुनावी दौर जो है भारत में खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, लोकतंत्र रहे, चुनाव हो, लेकिन हर साल चुनाव ना हो। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको एक दिन के लिए इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए तो आप क्या रूल चेंज करेंगे? मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ प्रोविजंस को लीगलाइज करना चाहूँगी। रिमोट ईवीएम्स की प्रावधान तो अब आने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश में माइग्रेंट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में हम देखते हैं कि सभी राज्यों से जो लोग इधर से उधर काम के लिए, स्पेशली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आ रहे हैं, उन लोगों के लिए वोट करना पॉसिबल नहीं है। 2 दिन की छुट्टी पॉसिबल नहीं है, उस गरीब मजदूर के लिए बार बार जाके वोट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर इंक्लूसिविटी कहाँ से, अगर इलेक्शन में वो अपना मत डाल ही नहीं पा रहा। लोकतंत्र के मंदिर में लोग खुश होंगे तो इलेक्शन सक्सेसफुल होंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि लोकतंत्र के मंदिर में लोग खुश होने चाहिए, जनता खुश होनी चाहिए, तभी जो है कोई भी काम जो है, चाहे वो इलेक्शन हो या डेवलपमेंट हो, तभी पूरा माना जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर आपको एक दिन का कमिश्नर बनाया जाए तो आप क्या रूल चेंज? मेरे हिसाब से सबसे मेन होगा कि जो इलेक्शन पेंडिंग है वो थोड़ी सेंसर्ड हो, क्योंकि जैसे हमने देखा था 2024 के इलेक्शंस में 108 करोड़ के आसपास इलीगल कैश सीज हुआ था, 58.70 करोड़ के आसपास के आपके ड्रग्स और जो लिकर है वो सीज करे गए थे। तो अगर इतना सारा जो इलीगल स्पेंडिंग हो रही है, अल्टीमेटली देखा जाए तो आप वोटर खरीदना चाह रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट्स जो हैं वो सही से फॉर्म नहीं हो पा रही हैं। तो उसका एक सेंसर हो कि जो पार्टीज़ हैं वो इतना स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड कर सकती हैं, क्योंकि अभी भी वो चीज़ होती है लेकिन वो अच्छे से सेंसर्ड नहीं है, और हम देखते हैं कितना ज़्यादा स्पेंडिंग होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा इलीगली वोटिंग्स होती हैं। तो मैं चाहूँगा इसके साथ जो पैसा लोगों को लुभाने में लगता है, कि वोटों को, अपने वोटर्स को लुभाने में लगता है, वही पैसा अगर देश के विकास में लग जाए, वोटर्स को लुभाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या कहते हैं कि अगर आने वाले 25 साल में कैसा होना चाहिए हमारा चुनावी प्रक्रिया? सबसे पहले तो अगर मेरे को एक दिन के लिए इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया तो मैं ज़रूर तो ट्राई करूँगा कि किस तरीके से ऑनलाइन वोटिंग हम करवा सके ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि हमने देखा बिहार में इसको टेस्ट किया गया, जहाँ पर लोग ब्लॉकचेन के थ्रू वोटिंग कर पाए, जिसके कारण आज के टाइम पे हमारी देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वोटिंग प्रतिशत हम देखते हैं काफ़ी कम रहता है चुनाव के दिन। तब हम देखेंगे कि लोग, जो जागरूक जनता है, वो हर एक इलेक्शन में अपना वोट देगी और वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो यहाँ पर जेनजी पूरे तरीके से तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, लेकिन यहाँ पर कई सवाल उठे हैं जो कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर है, चुनावी सिस्टम को लेकर है, और विपक्ष से भी जेनजी पूछ रहा है कि आखिर वो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहा है। तो आप बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन एक तौर पे मतलब समय के साथ जो चेंजेस करते हैं, चाहे वो अपने व्यवहार में हो, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश की जो एक व्यवहार है उस व्यवहार में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। चुनाव कराना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत बड़ी मशीनरी लगती है, मैन पावर लगती है। तो हम जेनजी से जानना चाहते हैं कि क्या वो चाहते हैं कि बार बार जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, वो बार बार चुनावों में लगे रहें? बिल्कुल, ये देश का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जो रिसोर्स है बार बार ये लगना चाहिए। जो चुनाव में सेना के जवानों का भी उपयोग होता है, चुनाव खत्म हुआ, उन जवानों को इस देश में घुसपैठ जो है एक बड़ी समस्या है, और उस घुसपैठ रोकने के लिए इन जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती होनी चाहिए बॉर्डर पे, कि एक भी घुसपैठिया भारत में घुसने ना पाए। तो इसके लिए देश में घुसपैठ को रोकने के लिए, घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए इन जवानों का इस्तेमाल बॉर्डर पे हो, अपने देश की सुरक्षा के लिए होना चाहिए।
बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो हमारे देश के जवान हैं उनका उपयोग चुनावी सुरक्षा पर नहीं होना चाहिए, उनका जो इस्तेमाल है वो होना चाहिए बॉर्डर पर, ताकि घुसपैठिए ना घुस पाए। आप क्या हमें लगता है कि मैन पावर की जब बात आती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। जब हम ह्यूज माइग्रेशन देखते हैं, ह्यूज डिप्लॉयमेंट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट कंसर्न होता है कि किस तरीके से, चाहे व्हीकल्स हों, चाहे गाड़ियां हो, हेलीकॉप्टर हो, तो बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के कारण हमें देखना पड़ता है किस तरीके से सर्ज होती है, हमें फ्यूल सर्ज होती है, किस तरीके से लोग परेशान होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जब मूवमेंट होती है। तो हमें लगता है कि इन्वायरमेंट, एज ए जेनजी, इन्वायरमेंट से भी थोड़ी कंसर्न होनी चाहिए और इन्वायरमेंट को भी सोचना चाहिए कि हाँ, एज ए इन्वायरमेंट क्या इम्पैक्ट उस पर जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने भी बोली है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत फ्यूल खर्च होता है, बहुत सारी मैन पावर लगती है, बहुत सारे व्हीकल्स लगते हैं। आप क्या सोचती हैं? मैम, मेरे हिसाब से तो ये जो मशीनरी है इसका काम सिर्फ इस तरफ होना चाहिए कि जो भारतीय लोग हैं, जो भारत के सैनिक हैं, भारत के पब्लिक कर्मचारी हैं, उनके और हमारे सिटीजन्स के सपनों को साकार करने के लिए, अशिक्षित को शिक्षित बनाने के लिए ये मशीनरी वहाँ पे काम आनी चाहिए। जेनजी के डेवलपमेंटल गोल्स को पूरा करने के काम आनी चाहिए। उस वोटर फटीग को कम करने के लिए काम आनी चाहिए, जो बार बार वोट डाल डाल के अब थक चुका है, जो अब लिटरली अब अपने घर के आगे रोड देखना चाहता है, ना कि बार बार जाके पोलिंग बूथ पे मैं इसको वोट और मैं उसको वोट, ये नहीं करना चाहता। ये वोटर फटीग हटाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये मशीनरी सही दिशा में चले, भटक के ना रहे। इनका कहना है कि मशीनरी जो है वो देश के विकास पे काम करे। आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के जो मैन पावर रिसोर्सेज है ना, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ यूथ, सबसे बड़ा युवा देश है इंडिया। तो इसके रिसोर्सेज बहुत जुडिशली यूज़ होने चाहिए। इलेक्शन एक बार में होंगे तो हम ये सारे मैन पावर रिसोर्सेज, जैसे टीचर्स है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, बट इंडिया में एजुकेशन का इतना लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हम इसको बढ़ावा देना। अभी जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो अगर हम रिसोर्सेज को सही से यूज़ करेंगे, एक टीचर पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देगा रैदर देन कि इलेक्शन में ड्यूटी लगे, तो देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। टीचर की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका होती है। टीचर का काम होता है शिक्षा देना, और वो जो है लगातार बिजी रहता है चुनावी प्रक्रिया में, तो वो वहाँ से हट जाएगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो 5 साल जो है टीचर पढ़ा पाएगा। आप क्या कहते हैं? हाल ही में 2024 के इलेक्शन के बाद एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें कहा गया कि 1.2 करोड़ से अधिक लोग इस चुनाव की प्रक्रिया के कारण अपने अपने कार्य को छोड़कर इसमें व्यस्त हो गए। तो मेरा मानना है कि जब चुनाव बार बार नहीं होंगे तब जवान सरहदों की सुरक्षा कर पाएंगे, एक शिक्षक शिक्षण कर पाएगा, एक चिकित्सक इलाज कर पाएगा, और मूलतः नेता कैंपेन की जगह लोकतंत्र की जवाबदेही ले पाएंगे। तो अब आवश्यकता है कि ये जो हमारा मैन पावर है, जो हमारा मानव संसाधन है, उसका हम सही तरह से इस्तेमाल करें। जो हमारा मैन पावर है उसका सही जगह पर इस्तेमाल होगा, तभी भारत जो है आगे बढ़ेगा। आप क्या कहते हैं? मैं भी यही मानना है कि जो, जैसा हमने, मेरे साथियों ने बताया कि जो मैन पावर है, एक तरह से देखा जाए, जो भी पर्सन अगर कोई जॉब में आ रहा है तो अल्टीमेटली गोल होता है पब्लिक सर्वेंट। हमारे देश में प्रधानमंत्री अपने आप को बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उनकी अब मेन गोल है पब्लिक सर्विस, पब्लिक को सर्व करना। और अगर पब्लिक को छोड़ के इलेक्शंस को सर्व कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये पब्लिक के साथ इनजस्टिस है। तो मेरा ये मानना है कि जो सर्विस इलेक्शन में बार बार देने की जगह वो एक बार इलेक्शंस में देते हैं और बाकी टाइम पब्लिक को सर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं, सारी चीज़ देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हमें भी निजात मिलेगा और हमें हो सकता है कि हमारा जो भारत का भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल रहे इस चीज़ से। बिल्कुल, यहाँ पर भारत का भविष्य उज्जवल करने की बात जो है जेनजी सजेशन दे रहा है, बात कर रहा है, ध्यान दे रहा है। आप क्या कहते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या होना चाहिए? एक ऐसा इलेक्शन जहाँ पर सारा फोकस सिर्फ एक बार इलेक्शंस पे हो, बाकी सारा फोकस हमारे पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हो, जो पुलिस वहाँ पर तैनात होती है इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिर्फ इलेक्शंस के, वो इन जनरल लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करे हमारे देश के। और हमारा जो मेहनत से कमाया हुआ टैक्स पेयर्स मनी है, जो हम सरकार को हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, वो उसके लिए यूज़ हो, ना कि इलेक्शंस के लिए। तो इनका भी यही कहना है कि रिसोर्सेज जहां होने चाहिए, यानी कि भारत के विकास में लगने चाहिए, तो वो भारत के विकास में ही लगे, न कि चुनाव जीतने में। आप क्या कहना चाहेंगे कि मैन पावर का सही उपयोग क्या है देश में? जी बिल्कुल, जैसा हमारे साथियों ने सबने बताया कि किस तरीके से मैन पावर जो अभी मल्टीपल इलेक्शंस के कारण बहुत जगह देखते हैं रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर और स्कूल्स, फिर हॉस्पिटल्स में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए,
इलेक्शन अगर हम साइमल्टेनियस कराएंगे तो उसके कारण जितने भी हमारी रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से चैनलाइज होंगे, और जो जैसे स्कूल्स में जितने टीचर्स हैं वो वहाँ पर जा कर के अपना टीचिंग का काम कर सकेंगे, हॉस्पिटल में जा कर के डॉक्टर्स कर सकेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लार्जर स्केल पे वन नेशन वन इलेक्शन से हमारी जो मैन पावर की रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से डिप्लॉय और चैनलाइज हो सकेंगे। इसीलिए मेरा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर 100% सपोर्ट है। चुनाव में बहुत बड़ी मशीनरी काम करती है, आप क्या चाहते हैं वो मशीनरी का काम असल क्या होना चाहिए? जी देखिए, मशीनरी का काम तो जैसे जो सरकारी कर्मचारी है, जो डिफेंस वर्कर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, तो उनका तो यही काम है कि वो जो भी उनकी डेजिग्नेट, जैसे टीचर की ड्यूटी है और सैनिक की ड्यूटी बॉर्डर की सुरक्षा है और इंटरनल सिक्योरिटी है। लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि देश की मैन पावर जो है वो हम भी हैं, देश का युवा है, देश का जेन जी है। तो उससे ये है कि वो जो रिसोर्सेज जो हम बचा रहे हैं ONOE द्वारा, वन नेशन वन इलेक्शन द्वारा, वो हमारी तरफ डाइवर्ट की जाए, हमारे लिए फेलोशिप्स चलाई जाएं और इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे हम भी किसी तरह सिस्टम के साथ जुड़ पाएं और उसमें अपना योगदान दे सकें विकसित भारत के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है जेनजी जो है बार बार एक ही बात बोल रहा है कि विकसित भारत पर काम होना चाहिए, रिसोर्सेज का, न कि चुनावी रैलियों को लेकर। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं, रिपोर्ट्स बार बार हमें बताती हैं 60 करोड़ मैन आवर्स जो हैं वो इलेक्शन में वेस्ट होते हैं, एक इलेक्शन कंडक्ट कराने में। तो डेफिनेटली वो अगर डाइवर्ट हो डेवलपमेंट की ओर, और मैं खास करके क्योंकि पिछले दिनों में एजुकेशन की बहुत बातें हो रही है देश भर में, तो एजुकेशन की बात हम बिल्कुल करना चाहते हैं। और टीचर्स जो हैं वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी हर्डल के फ्री माइंड से पढ़ा सकते हैं। बच्चे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत बार स्कूल्स को भी बंद किया जाता है, उनको इलेक्शन बूथ की तरह यूज़ किया जाता है, तो वो भी स्कूल जा सकेंगे और एजुकेशन ही हमें विकसित भारत तक लेके जाएगा। सो दैट इज़ द वे वी कैन डेवलप। आप क्या कहेंगे इस पे, जिस तरीके से चुनाव में मैन सोर्सेज लगते हैं, मैन फोर्स लगता है, मशीनरी लगती है, और जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप क्या कहेंगे कि इनका सही उपयोग देश में क्या है? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो बैंकिंग का सेक्टर है, यहाँ के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो एक किसान जो एक गांव के अंदर अपने जो ये सीड्स है, जब वो खरीदने जाते हैं तो देखता है कि बैंक ही बंद है, तो उसका तो पूरा काम ही रुक गया। तो उन कर्मचारियों को सही जगह पे अपने बैंक में होना चाहिए, वो काम करें ताकि किसी और का काम नहीं अटके, किसी किसान का काम नहीं अटके, क्योंकि बाद में अगर आप इसकी बड़ी पिक्चर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बड़ा आएगा इकोनॉमी पे। तो मुझे लगता है कि उनको हमें राइट डायरेक्शन में डालना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जेनजी कहता हुआ नजर आया है कि इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है, और पब्लिक जो है कह रही है अब समय आ गया है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन आ जाना चाहिए, ताकि जो देश का रिसोर्सेज है वो सही जगह लग सके, डेवलपमेंट में लग सके, विकास में लग सके, न कि चुनावी रैलियों में और चुनाव में लगे। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहा है? पर चुनाव बार बार नहीं होंगे, तब जवान सरहदों की सुरक्षा कर पाएंगे, एक शिक्षक शिक्षण कर पाएगा, एक चिकित्सक इलाज कर पाएगा, और मूलतः नेता कैंपेन की जगह लोकतंत्र की जवाबदेही ले पाएंगे। देश की मैन पावर जो है वो हम भी हैं, देश का युवा है, देश का जेन जी है। लोकतंत्र के मंदिर में लोग खुश होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन इज द प्रोसेस फॉर विकसित भारत 2047। और हमारे सिटीजन्स के सपनों को साकार करने के लिए देश का युवा वन नेशन वन इलेक्शन और वन डेस्टिनी में बिलीव करता है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द 21st सेंचुरी।